चलें जी, सीखते हैं एसिड हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। दोस्तों, स्टैंडर्ड का नाम है IFRS 5। इस स्टैंडर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब आप एसिड खरीद लेते हैं यूज़ के लिए और कुछ अर्सा उसको यूज़ करने के बाद आपको ये लगता है कि यार इस एसिड को अब बेच देना चाहिए, इसका फ़ायदा अब यही है कि इसको हम बेच दें, तब जाकर इसकी कॉस्ट रिकवर होगी। इसके यूज़ करने में हमारा फ़ायदा नहीं है। जब आपने उस एसिड को, उस नॉन करंट एसिड को यूज़ के लिए लिया था और उसकी बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स थे, इसका मतलब वो कौन से स्टैंडर्ड में था पहले? वो 16 में था पहले। यूज़ के लिए जब आप कुछ खरीदते हैं और अगर उस एसिड की लाइफ और उसका बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स है तो वो पहले 16 में था। अब आपने कहा कि सर हम वो एसिड बेच देंगे। अब जब आप ये कहते हैं ना कि उस एसिड को मज़ीद यूज़ नहीं करना, बस बेचते हैं इस एसिड को, उसके ऊपर फिर हम एक टैग लगाते हैं और उस टैग पे लिखा होता है एसिड हेल्ड फॉर सेल, यानी कि ये चीज़ हमने बेचने के लिए साइट पर कर दी है। हम लोग उस एसिड को नॉन करंट एसिड से रिमूव करेंगे और उसको हेल्ड फॉर सेल, यानी कि उसको अब हमने सेल, और उसकी सेल 12 महीने के अंदर अंदर लाजिम है कि हम करेंगे और प्रोबेबल भी है कि उसकी सेल्स होगी। मीन अब उस एसिड ने आपको बेनिफिट प्रोवाइड करना है विद इन 12 मंथ्स, दैट्स वाई उसको नॉन करंट एसिड से हटाकर कहाँ पे लिखना चाहिए? करंट एसिड में। कहाँ पर उसको अब रखना चाहिए सर, उस एसिड को करंट एसिड में। तो इस स्टैंडर्ड का मेन मकसद इस तरह की सिचुएशन में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो यार किसी भी एसिड को हेल्ड फॉर सेल के लिए ये कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया ये मेट होनी चाहिए, तब जाकर उस एसिड को हम लोग हेल्ड फॉर सेल का टैग उस पे लगाएंगे। क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल: एन एंटिटी shall classify a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than continuing use। यानी कि जब आपको लगता है कि उसकी कैरिंग वैल्यू, उस एसिड का बेनिफिट अब बेचने में है बजाय उसके यूज़ करने में, तो आप उसके ऊपर टैग लगा देते हैं हेल्ड फॉर सेल का। और उस हेल्ड फॉर सेल के लिए कंडीशंस जो है मीट होनी चाहिए। एक तो आपका एसिड इमिजिएटली प्रेजेंट कंडीशन में सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी बेचने का सोच रहे हैं, पहले आप यूज़ कर रहे थे 16 में, अब आपने कहा यार मैं गाड़ी बेचूंगा, लेकिन मैं तब बेचूंगा मेरा भाई बाहर है दुबई में, वो आएगा उससे परमिशन लूंगा, हम थोड़ी बहुत रिपेयर वेयर करेंगे, इस पे नया इंजन करेंगे, इसकी रिपेयर मेंटेनेंस करके फिर बेचेंगे। तो भाई प्रेजेंट कंडीशन में इसका मतलब आपका एसेट अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। इस कंडीशन में आप उसको हेल्ड फॉर सेल करंटली नहीं कर सकते। जब आपका भाई आ जाए आप उसके ऊपर जितना काम आपने करना है कर लो, फिर जाकर वो अवेलेबल होगा, उस वक्त फिर क्लासिफाई कर लेना। करंटली इस टाइम वो फिर अवेलेबल इमिजिएटली उस कंडीशन में नहीं है कि आप उसको, मतलब टाइम है इस। दूसरी बात यह है कि हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया, कंडीशन नंबर 2 ये है कि आप किसी भी एसेट को तब जाकर हेल्ड फॉर सेल का टैग उसके ऊपर लगा सकते हैं जब उसकी सेल प्रोबेबल हो, हाईली प्रोबेबल हो। और किसी भी एसेट की सेल तब प्रोबेबल होती है कि आपने उसकी प्राइस रीजनेबल रखी हो। आप अगर उसकी प्राइस जो है, वो चीज़ है 80,000 की, आप उसकी प्राइस 1.5 लाख रखते हो तो उसकी सेल्स के चांसेस कम होंगे। तो आपकी जो प्राइस आपने मार्केट की हुई है वो रिजनेबल होनी चाहिए, और आप अपने प्लान के साथ कमिटेड हो मैनेजमेंट के, हमने एसेट बेचना है और एसेट को बेचने का प्लान कंफर्म है और हम इस प्लान से विड्रॉ कर नहीं करने वाले, हम अपने इरादे को चेंज नहीं करने वाले, डाउट में नहीं है, कंडीशंस नहीं है और फर्दर कि यार ऐसा हुआ तो बेचेंगे, ऐसा ना हुआ तो नहीं बेचेंगे। नहीं, आपने जब कह दिया बेचेंगे तो इसका मतलब आप अपने प्लान के साथ आप कमिटेड रहे, प्राइस रीजनेबल हो और 1 साल के अंदर अंदर उस एसेट की जो सेल्स हैं वो प्रॉबेबल हो। जिस दिन आप उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उससे अगले 12 महीने के अंदर अंदर उसकी सेल कंप्लीट होनी चाहिए, और मैनेजमेंट अपने इस प्लान से विड्रॉ नहीं करेगी, इस प्लान को चेंज नहीं करेगी। अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं तो तब जाकर हम एसिड के ऊपर टैग लगाएंगे IFRS 5 का, हेल्ड फॉर सेल का, और उस एसिड को मैं IS 16 से या दूसरे स्टैंडर्ड से निकाल कर IFRS 5 में ट्रांसफ़र करूंगा। अब ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो याद रखो, जब भी किसी एसिड को एक स्टैंडर्ड से IFRS 5 में लेकर जाते हैं, उस एसिड की कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दोनों में से जो लोअर फिगर होगी
उस पे उस एसेट को हम ट्रांसफर करेंगे। शायद इम्पेयरमेंट का लॉस भी रिकॉर्ड करना पड़े। किस पे ट्रांसफर करेंगे? कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दोनों में से जो लोअर ऑफ फिगर होगी, लोअर ऑफ जो होगी। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। एट व्हाट वैल्यू शुड द मशीन बी स्टेटेड इन द माइकल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2003? 2003 के आखिर में ये एसेट कितने रुपए का रिकॉर्ड होना चाहिए? तो हुआ क्या है सर, हम देखते हैं। हुआ क्या है सर, देखते हैं सर क्या हुआ है। देखो भाई क्या हुआ है। हुआ ये है। तो भाई ट्रांसफर वाले दिन कैरिंग वैल्यू देखो। 20,000 रुपये मशीन की कॉस्ट है। लाइफ 10 साल है। 1 साल की डेप्रिसिएशन ये 10,000 बनती है सितंबर 2003 में, यानी कि 2 साल और 9 महीने यूज़ करने के बाद 2 सालों की डेप्रिसिएशन सर बनती है 4,000, और अगले 9 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है सर? 1500। 1,500 और 4,000 45, 5,500। चौदह 5,500 हजार पाँच सौ accumulated depreciation while the cost is 20,000, so carrying value is 14,500। लेकिन उस दिन उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है सर? जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 13,500 और उसकी कॉस्ट जो है वो 5 से 13,000। 13,000 उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। और इस टाइम वो है कितने का आपकी बुक में? 14,500। 14,500। तो यार कैरिंग वैल्यू 14,500 है। उस एसेट से मैक्सिमम इस टाइम रिकवर हो सकते हैं 13,000, तो इम्पेयरमेंट भी तो है यहाँ पे। इम्पेयरमेंट है कि नहीं है? पेमेंट है सर। इम्पेयरमेंट है 1500 की। 1,500 की। आपके पास तो एसेट रिकॉर्डेड है ना? कितने का रिकॉर्डेड है मेरे पास? मेरी बुक्स में 4,000, 14,000। मेरे पास वो 14,500 का रिकॉर्ड है। इस टाइम मेरे पास वो 14,500 का रिकॉर्ड है। तो पहले मैं एक एंट्री पोस्ट करूंगा, मैं डेबिट करूंगा इम्पेयरमेंट लॉस को, और मैं क्रेडिट करूंगा नॉन करंट एसेट को। 1500 पंद्रह सर। सौ और 1,500। वो एसेट 14,500 से जब 1,500 से क्रेडिट होगा तो वो कितने पे चला जाएगा सर? 13,000। अब मैं इस 13,000 से IFRS 5 को डेबिट करूंगा, क्योंकि अब मैं उसको IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल में लेकर जा रहा हूँ। और पहले उसको मैंने यूज़ के लिए ख़रीदा था IS 16 में। IS 16 को क्रेडिट कर लूंगा 13,000 से। आज के बाद ये एसेट कितने का रिकॉर्ड होगा? 14,000। कितने का? 13,000। 13,000 का। और जब हेल्ड फॉर सेल हो गया तो इसके ऊपर फर्दर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, क्योंकि अब मैंने उसको नॉन करंट एसेट से रिमूव करके करंट में लिख दिया है, और मैं इसको विद इन 12 मंथ बेचूंगा। इस एसेट ने मुझे 12 महीने के अंदर अंदर बेनिफिट प्रोवाइड करना है, सो दैट्स वाई ये मेरा करंट एसेट बनेगा, और उस पर डेप्रिसिएशन आज के बाद चार्ज नहीं करूंगा। ठीक हो गया। ओके। ओके। अब हम सीखते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब ये है कि बिजनेस का एक सेपरेट मेजर लाइन या ज्योग्राफिकल एरिया या तो आपने बेच दिया है, और या आप बेचने का इरादा रख रहे हैं, आपने उसको हेल्ड फॉर सेल कर दिया है, तो उस यूनिट को हम लोग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का नाम देंगे। Discontinued operation is a component of an entity that has either been disposed of। बिजनेस का एक यूनिट जो या तो आपने बेच दिया है या आपने उसको बेचने के लिए हेल्ड कर दिया है, और हेल्ड फॉर सेल। लेकिन
वो यूनिट जो है वो छोटा मोटा यूनिट नहीं होना चाहिए, वो एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। यानी कि अगर वो यूनिट आपके टोटल रेवेन्यू में 0.5%, 0.1%, 0.2% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 0.5% इज नॉट अ मेजर लाइन। वो इतना, उसको हम लोग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं कहेंगे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब ऐसा यूनिट जो आपके टोटल रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, एक काफ़ी अमाउंट, 10%, 13%, 15%, 20%, इतना रेवेन्यू, 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस तरह के यूनिट को अगर आप बेच चुके हैं या बेचने का इरादा रख रहे हैं, हेल्ड फॉर सेल कर दिया है, तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग कंटिन्यूइंग से हट के सेपरेटली करेंगे। क्या मतलब है इस बात का सर? इस क्वेश्चन को देखो, अभी कहानी यहीं पे क्लियर हो जाती है। कहानी ये है, कहानी ये है कि दोस्तों, एक बिजनेस है जिसमें हम लोग फूल भी बेच रहे हैं, और साथ साथ हम लोग क्या बेच रहे हैं जी, कार्ड्स भी बेच रहे हैं। वैलेंटाइन बिजनेस का नाम है। उस दिन कार्ड भी दिए जाते हैं और फूल भी दिए जाते हैं, आपको पता ही होगा दोनों को। जी सर। तो सर, कार्ड और फूल जब दोनों दिए जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? देखो यार, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हम जो एसेट, ये जब ऐसी सिचुएशन हो ना कि आप एक यूनिट को बेचना चाह रहे हैं, तब हम लोग ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इस तरह से बनाते हैं। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की चीज़ें अलहदा लिखते हैं, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, या ना भी बेचा हो तो उस ऑपरेशंस का जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम सेपरेटली लिखेंगे। यार देखो, आप लोग क्या सीख रहे हो? आप लोग रिपोर्टिंग सीख रहे हो। आप लोग लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन कैसी है। आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, उसमें आप रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स बना रहे हो। रिपोर्ट्स में आप लोगों को बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और आपकी उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर लोगों ने उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, उस बिजनेस के शेयर्स खरीदने हैं। लोगों की जो सारी ज़िंदगी की सेविंग है, उन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर वो सेविंग्स लगानी है। तो आप जितनी अच्छी रिपोर्टिंग करोगे, जितना फेथफुली प्रेजेंट करोगे, जितना उसको सही वे में प्रेजेंट करोगे, लोगों के डिसीजंस उतने अच्छे होंगे, उनके पैसे उतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज होंगे, रिस्क कम होगा, उनके पैसों के डूबने का रिस्क कम होगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये स्टैंडर्ड भी आया हुआ है, जिसने कहा कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की चीज़ें सेपरेट लिखो और डिसकंटिन्यूइंग की चीज़ें सेपरेट लिखो। क्यों? अब इसका आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा। ST Valentine produces cards and sold roses. However, halfway through the year, ended 30th first March 2006, the rose business was closed and the assets sold off. कार्ड्स और रोजेस दो बिजनेसेस थे, जिसमें उन्होंने रोज के बिजनेस को क्लोज किया और उन्होंने वो बिजनेस बेच दिया। वो यूनिट जो रोज का था, वो पूरा का पूरा यूनिट बेच दिया। और उसके बेचने के ऊपर हमें कितना लॉस हुआ सर? 76,000 का। इनकरिंग लॉसेज ऑन द डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। जो यूनिट बेचा उसके नॉन करंट एसेट्स भी बेचे, क्योंकि सारा का सारा यूनिट गया। और उसके बेचने के ऊपर हमें 76,000 का लॉस हुआ। और जब आपने किसी बिजनेस को ख़त्म करना है, तो आप उसके एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं, रिडंडेंट करते हैं, तो उनको समटाइम कंपनसेशन पेमेंट्स देनी होती हैं। तो रिडंडेंसी से रिलेटेड कॉस्ट भी 37,000 की है। और द डायरेक्टर रीऑर्गेनाइज द कंटिन्यूइंग बिजनेस एट अ कॉस्ट ऑफ 98,000, और जो कंटिन्यूइंग बिजनेस था उसको हमने रीऑर्गेनाइज किया, 98,000 उस पर खर्चा आया। अब सर, आपको कार्ड्स की बिजनेस का भी रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है, रोजिस के भी गिवन है। कार्ड्स मेरा कंटिन्यूइंग है, इसको तो मैंने अभी तक सेल नहीं किया, इसको तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन रोजिस को मैंने बेच दिया। इस सिचुएशन में जहाँ पे कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग दोनों हो, तो इस सिचुएशन में कैसे प्रॉफिट और लॉस बनती है? प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट में मैं कंटिन्यूइंग बिजनेस की सारी चीज़ें लिखूंगा। कंटिन्यूइंग बिजनेस का रेवेन्यू 650 है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल 320 है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कंटिन्यूइंग बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 60, कंटिन्यूइंग बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 120, कंटिन्यूइंग बिजनेस की रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट 98, कंटिन्यूइंग बिजनेस का टैक्स, और अगर बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करूंगा। ये इन्होंने लिखा हुआ है, अदर ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन टू बी एलोकेटेड, फाइनेंस कॉस्ट,
और टैक्स 31 मिलियन। तो भाई ये एलोकेटेड टू द, ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूइंग से रिलेट कर रही हैं। तो कंटिन्यूइंग बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन अलहदा करेंगे और डिसकंटिन्यूइंग की अलहदा करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशंस निकाली, उन्होंने ये देखो कैलकुलेशंस में आपको कंटिन्यूइंग बिजनेस का रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 150 का आया। रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ द कंटिन्यूइंग बिजनेस इज 98,000। उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट 17,000। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस 31,000। और उसके बाद आपका आया हुआ है सर प्रॉफिट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बिजनेस 4,000। 4,000 का कंटिन्यूइंग बिजनेस का प्रॉफिट है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के प्रॉफिट या लॉस को यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में एज अ लाइन आइटम शो करेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ लिखेंगे कि उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और उसकी डिटेल्स जो है, इसका ब्रेक डाउन जो है वो आप डिस्क्लोजर नोट्स में डिस्क्लोज करोगे। तो प्रॉफिट और लॉस जो स्टेटमेंट हमने बनाई उसमें हमें ये समझ लेगी कि भाई जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसका प्रॉफिट 4 मिलियन है, लेकिन जो चीज़ हमने डिसकंटिन्यू की वो एक लॉस मेकिंग यूनिट था, उसके डिसकंटिन्यूइंग के ऊपर या उसका जो ओवरऑल लॉस है वो 143,000 का है। और ये 143,000 के लॉस वाली चीज़ हमने बेच दी है। तो इस बिजनेस के इस साल का टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस हमें नज़र आ रहा है 139,000 का। सर जब आप टोटल की तरफ देख रहे हैं हमें ये लग रहा है कि बिजनेस इंतहाई ख़राब है, ये फ्लॉप है, ये ठीक नहीं है, इसमें लॉस 139,000 का है। लेकिन जब मैंने उसके ब्रेक डाउन को देखा कि इसमें कंटिन्यूइंग की क्या पोजीशन है, परफॉर्मेंस है, और डिसकंटिन्यूइंग की क्या परफॉर्मेंस है, तो हमें लगा कि यार कंटिन्यूइंग जो अब जिस सेगमेंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो उसने 4,000 का स्टिल प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। लेकिन जो लास्ट वाला यूनिट था वो मैंने बेच दिया, यानी कि अगले साल की मैं एक्सपेक्टेशन बेहतर रख सकता हूँ। क्योंकि अगले साल बिजनेस का जो लास्ट वाला यूनिट्स हैं वो हम डिस्पोज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगले साल इतना बड़ा लॉस नहीं आएगा। शेयर्स अगर बारे में मिल रहे हैं तो ख़रीद लेने चाहिए। अगर ये ब्रेक डाउन ना होता, आप डायरेक्टली टोटल लॉस दोनों का मिक्स करके कैलकुलेट कर लेते, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग के रेवेन्यूज और कॉस्ट को मिला मिला कर लिख कर कैलकुलेशन करते, तो आपको समझ ना लगती कि अगले साल की पोजीशन